लोग हिंदी को ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे उनकी एक्स हो। लेकिन याद रखना 95% हिंदी के बिना आ ही नहीं सकते। मैं जोया आप सभी का स्वागत करती हूँ डिग्निटी चैनल पर। हिंदी के पेपर में आपके 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका खंड होता है वो होता है खंड का। इसके अंदर आपके 2 पैराग्राफ होते हैं, आपठित गद्यांश और आपठित काव्यांश। ये दोनों ही पैराग्राफ जो होते हैं आपके किसी भी चैप्टर में से नहीं आए होते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है आप फटाफट से पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग जाओ। देखो, ये गलती से भी गलती मत करना। जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो कभी आपको सही आंसर नहीं मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर छोटे छोटे स्टेप बता रही हूँ, उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमेशा आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। पहले आप अगर पैराग्राफ पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस पढ़ोगे तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। हमेशा आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ पर आना है कि फिर पैसेज पढ़ोगे और जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसके वर्ड को मैच करोगे पैसेज में से कि अच्छा क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, पैसेज में ये रहा वो आंसर, फिर आपको जो है आंसर मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है ये गद्यांश वाले का ही, शिक्षक शिक्षा के साथ साथ शिष्यों को प्रदान करता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिलेगा, आप जाओगे, आप गद्यांश पढ़ोगे, गद्यांश को देखो पहले ही पैराग्राफ में इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, नैतिक मूल्यों का ज्ञान। बस आपको कुछ इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है अपने इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएगा। हमेशा क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है फिर पैसेज पढ़ना है। अब तीसरा जो आपका सबसे बड़ा जो जाल होता है वो होता है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आप बहुत जल्दी फंस जाते हो, समझ नहीं आता इसका आंसर कौन सा होगा। बस एक वर्ड आपको याद रखना है, क्या है वो वर्ड, क्योंकि। हर कोई याद रख सकता है, मेरे साथ बोलो, क्योंकि। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ये कथन और कारण वाला कहीं पर भी आएगा, ये चाहे आप पठित गद्यांश काव्यांश में आए, चाहे ये आपका पठित काव्यांश गद्यांश में आए, हमेशा आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, कथन पढ़ने के बाद कारण से पहले अपने मन के अंदर बोलना है क्योंकि, फिर जाकर आपको कारण को पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। और जितने भी सीबीएसई के पीवाईक्यू मैंने एनालाइज करे, वहां पर ये देखा कि हमेशा इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर जो आपके ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी होता है वो मोस्टली आपका करेक्ट होता है। तो ज्यादातर चांसेस होते हैं सी ऑप्शन करेक्ट होने के, वरना अगर आप क्योंकि लगाकर पढ़ोगे तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। चाहे काव्यांश हो चाहे गद्यांश हो, दोनों को ही पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं फिर पैराग्राफ पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो आपका खंड होता है वो होता है खंड का। किस चीज का है ये, व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि यहाँ पर अब आएगा आपका व्याकरण का पोर्शन, ग्रामर। जैसे इंग्लिश में ग्रामर पढ़ी है ना, वैसे हिंदी की ग्रामर। ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं भाई, वाच्य, वाक्य, पद परिचय और अलंकार, ये 4 टॉपिक आ रहे हैं। चारों को करने का तरीका आपका अलग अलग है। क्वेश्चन आते हैं आपके जो है एक एक नंबर के, आपको परिवर्तन करना होता है। टोटल ये आपका 16 मार्क्स का आता है। बच्चे बहुत ज्यादा इसके अंदर फेल होते हैं, फंस जाते हैं, सही नहीं परिवर्तन कर पाते हैं। वो एक छोटी छोटी ट्रिक बता रही हूँ, उसको याद रखना। देखो, वाच्य कितने तरीके के होते हैं आपके, 3 तरीके के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। इसको जब आप परिवर्तन करते हो तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपका कर्म से कृतवाच्य में बदलने के लिए आता है जहां पर कर्ता इंपॉर्टेंट होता है, जब आप इसको बदलोगे, जैसे अगर हमारा लिखा हुआ है सेंटेंस कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब अगर आप इसको कृतवाच्य में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। और कई जगहों पर जब भी आप कर्म या भाव वाच्य से कृतवाच्य में बदलते हो तो ने शब्द का यूज लगा सकते हो, तब भी आपका कृतवाच्य सही हो जाएगा। उसी तरीके से कर्म से अगर आप भाव में बदलोगे, जहां पर भाव इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सीमा से चला नहीं जाता, राम से सोया नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पर हमारा भाव इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमारा के द्वारा से द्वारा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे क्या था, हमारा एक सेंटेंस हमने लिया था, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब जब हम इसको भाव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम भाव को इम्पोर्टेंस ज्यादा रख देते हैं। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारा कर्म वाच्य है उसके अंदर हमें जब भी बदलना होगा हमें के द्वारा और से द्वारा लगाना होगा। पहचानने के लिए आएगा तब भी आप इससे पहचान सकते हो। उसी तरीके से जो दूसरा है आपका वाक्य भेद, जिसमें हमारी 3 तरीके की फैमिली होती है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके अंदर कैसे परिवर्तन करते हैं, सरल वाक्य में एकदम सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, जैसे कि वर्षा हो रही है, ठीक है, राम ने खाना खाया, तो एक ही कार्य हो रहा है।
और हमारा संयुक्त वाक्य में दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। इसके बीच में आपको हैक वर्ड याद रखने हैं, जैसे कि और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, ऐसे शब्द हमारे जो संयुक्त वाक्य होता है उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो और हमारे जो हैक वर्ड है इनको आप याद रखना। उसी तरीके से जो हमारी तीसरी फैमिली होती है मिश्र वाक्य, जो बहुत बड़ी फैमिली है, आपको इसको फैमिली की तरह याद रखना है। सरल जो बहुत ही छोटी फैमिली है, संयुक्त जो हमारी दो भाइयों की फैमिली है, मिश्र यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी फैमिली है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड होता है। यहाँ पर एक अधूरा होता है और दूसरा जब तक ना बोला जाए वो पूरा वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है और इसके अंदर जो हैक वर्ड है आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका पद परिचय। पद परिचय में आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और एक वर्ड उसका अंडरलाइन किया गया होगा। अंडरलाइन किए हुए वर्ड की आपको क्या बताना है, उसका संज्ञा बताना है, सर्वनाम बताना है, विशेषण बताना है, क्रिया बतानी है, लिंग बताना है, वचन बताना है। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता है, इन सभी चीजों की बेसिक नॉलेज है, तो आप उस वर्ड की विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ बता दोगे। नहीं पता है तो आपको पहले वो सीखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका अलंकार। अलंकार में आपके उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशोक्ति, ये सारे कुछ अलंकार आ रहे हैं। अब हर एक अलंकार की अपनी अपनी खासियत है, हर एक अलंकार को पहचानने का तरीका अलग है। उत्प्रेक्षा में मनु, मनु, जनु, जनऊ, ठीक है, और उपमा में हमारा से, सरिस, ऐसे शब्द आते हैं। मानवीकरण में हमारा जब किसी भी प्रकृति चीज को मानव के रूप में दिखाया जाता है, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हर एक अलंकार को पहचानने की भी ट्रिक होती है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट में आपको हर एक अलंकार को कैसे पहचानना है उसके लिए वो हैक वर्ड लिख दिए हैं। अब ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेक कर लेना। तो कुछ इस तरीके से ही आपका पूरा व्याकरण आने वाला है और छोटी छोटी जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आता है आपका जो सेक्शन होता है खंड गा का, जो आपका पाठ्य पुस्तक पे आधारित जो प्रश्न आएंगे वो इसी सेक्शन में आएंगे। जो आपने दो बुक पढ़ी है, क्षितिज और कृतिका, उन सभी चैप्टर के जो क्वेश्चंस होंगे आपको इस वाले सेक्शन में देखने को मिलने वाले हैं। क्या देखना है, सबसे पहले आपके क्वेश्चन आते हैं भाई पठित गद्यांश और पठित काव्यांश। काव्यांश जो कविता वाले चैप्टर है वहां से आएगा काव्यांश, गद्यांश जो आपके ये गद्य वाले चैप्टर हैं वहां से आएगा। किसी भी एक चैप्टर में से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप पठित गद्यांश काव्यांश, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फिर आपको जो है ये गद्य पढ़ना है कि भाई गद्य के अंदर अच्छा इसका आंसर ये रहा, यहाँ से यहाँ तक है, फिर आपको आंसर लिख देना है, यहाँ से यहाँ तक है, फिर आपको उसका आंसर लिख देना है। मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर के एक क्वेश्चन आता है एंड के, वो आपको एज इट इज यहीं से उठाकर लिखने होंगे, सारे आंसर आपको यही मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना जो आपके पठित काव्यांश आएगा, काव्यांश में आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि काव्यांश की भाषा अलग होती है, लिखना आपको अलग भाषा में, हिंदी में लिखना है। तो आपको जो है क्या करना होगा, चैप्टर पता होना चाहिए। जो आपके कविता वाले ये सारे चैप्टर्स हैं उनके बारे में हर एक चीज पता होनी चाहिए कि आखिर इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, पूरी कहानी अच्छे से पता होनी चाहिए। तभी जाकर आप काव्यांश के ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे एमसीक्यू वाले जो आते हैं पठित काव्यांश वाले, वो आप कर पाओगे, वरना आप इन्हें नहीं कर सकते हो। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके उनको आप जो है प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं जो लिखने वाले, ठीक है। अभी जो हमारे थे ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जो आपको इसी गद्यांश या काव्यांश में से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको पूरी बातें बतानी होंगी, जो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मैं आपको क्या बता रही हूँ, गोल्डन ट्रिक बता रही हूँ। ये गोल्डन ट्रिक क्या है, देखो जब भी आपका इस तरीके से प्रश्न आते हैं तो आपका लिखने का तरीका औरों से अलग होना चाहिए। जब तक आप औरों से अलग नहीं दिखोगे आप भीड़ में चमकोगे कैसे। चमकना है तो बस ये ट्रिक याद रखनी है। क्या है भाई ट्रिक, सबसे पहली ट्रिक ये है कि जब भी प्रश्न आता है और उसका उत्तर आप लिखोगे तो प्रश्न के शब्दों से आपको शुरुआत करनी है। क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत जब हम उत्तर की करेंगे तो कैसे करेंगे, आत्मकथ्य कविता में कवि अपने जीवन के सुखद स्मृतियों को इसलिए सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता क्योंकि, अब फिर आपको रीजन बता देना भाई इसलिए नहीं प्रकट करना चाहता, यानी कि ये इतनी जो लाइन है हमारी एज इट इज यहीं से ली गई है। जब भी आप इस तरीके से अपना आंसर शुरू करोगे तो जो चेकर है उसके ऊपर आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा और ये आप चाहते हो ना ताकि अच्छे नंबर मिले।
इसलिए आपको हमेशा प्रश्न की ही भाषा से अपने उत्तर को शुरू करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्या है, पाठ से मिलती जुलती 2 लाइनें लिख। अब कोई क्वेश्चन भाई ऐसा आ गया जो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा कि आखिर ये क्वेश्चन में लिखूं तो लिखूं क्या, समझ नहीं आ रहा। वहां पर आपको क्या करना है, चैप्टर सारे पढ़ें, गलती मत करना ये कि आप चैप्टर ही ना पढ़ के जाओ। हर एक चैप्टर की स्टोरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप प्रश्न उत्तर जो है कर पाओगे। और ये जो पाठ्य आधारित जो हमारा सेक्शन है वो आपका टोटल 30 मार्क्स का आता है, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन आपके बुक से आ रहे हैं। तो बुक को जो है ऐसी हल्के में मत निपटा के जाना, अच्छे से प्रिपेयर करना है हर एक चैप्टर को। तो जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उससे मिलती जुलती, कहानी से मिलता जुलता जो भी आपको 2 से 3 लाइन आती है वो आपको लिखना है। एग्जाम के अंदर एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। देखो, जब छोड़ कर आओगे तो वहां पर नंबर नहीं मिलेंगे, लिख कर आओगे तो आधा 1 नंबर मिलने के चांसेस होंगे। तो इसलिए आपको हमेशा लिख कर आना है। चैप्टर से रिलेटेड जो आपको पता है वो आप लिख सकते हो। भाई हिंदी का एग्जाम है, हलवा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको अपने जो शब्द लिखे हैं आपने उन शब्दों को पेंसिल से अंडरलाइन करना है। कौन से शब्द, जब आप उत्तर लिखते हो तो अपने उत्तर में कोई ना कोई आपने ऐसे शब्द जरूर लिखे होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो उस क्वेश्चन को सीधा सीधा डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, उन कीवर्ड को आपको क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करोगे तो डायरेक्ट जो है उस पर ही नजर जाएगी और आपका आंसर सही माना जाएगा। समझ गए? तो आपको अंडरलाइन करना है। जो आपकी दूसरी बुक है कृतिका, कृतिका के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो यहाँ पर आपको याद रखना है अपने विचार लिखने हैं। क्यों भाई अपने विचार क्यों लिखने हैं? जब आप अपने ये क्वेश्चन पेपर देखोगे PYQ के जितने भी, वहां पर आप ये देख रहे हो कि जब भी कृतिका में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके तर्क, आपके विचार पूछे जा रहे हैं। तो जो आपने उस चैप्टर को पढ़ने के बाद सोचा समझा, जो चीजें आपको समझ में आई, जो भी तर्क आपको लग रहा है, उस चीज को आपको अपनी तरफ से बनाकर लिखना है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कृतिका के जो क्वेश्चन होते हैं उस कृतिका वाले चैप्टर जितने भी हैं 3-4, उन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया, फिर उनके प्रश्नों को अपने शब्दों में जितना हो सके उतना लिखिए, क्योंकि वहां पर आप ही के विचार पूछे गए हैं कि आप क्या समझते हो इस चीज से, आपका क्या तर्क है। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और बता दूं कि जब आपका प्रश्न आता है 2 नंबर का, बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 नंबर में भी भर भर कर लिख देंगे। आधा पेज क्यों लिख रहे हो? वहीं पर टीचर देखते 2 नंबर में आधा पेज, ले इसका सारा आंसर आपका गलत कर देगा। आपको हमेशा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, जब भी ऐसे 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, हमेशा आपको जो है 3 से 4 लाइनें लिखनी है, इससे ज्यादा नहीं लिखनी। वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है हमेशा। जब तक आप अपने आंसर शीट के अंदर वर्ड लिमिट्स का ध्यान नहीं रखोगे, वैसे ही हिंदी का पेपर इतना ज्यादा लेंथी होता है, पेपर छूट जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको जो है 3 से 4 लाइनों में लिखना है। 4 नंबर का जो आपका कृतिका वाली बुक से जो प्रश्न आते हैं, वहां पर आपको कितने नंबर का लिखना है? 8 से 9 लाइनें, 10 भी चल जाएंगी। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है। एक बहुत जरूरी बात जो बच्चे भूल जाते हैं हिंदी के पेपर में, भाई सोशल साइंस, इन सारे एग्जाम के अंदर उनको बार बार बताया जाता है कि आंसर को पॉइंट में लिखो, आंसर को पॉइंट में लिखो। बच्चे क्या गलती करते हैं, भाई हिंदी का पेपर आता है, हिंदी के पेपर में भी पॉइंट्स बनाने लग जाते हैं। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी, ये आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि जब भी हिंदी का पेपर आप देते हो, हमेशा आपको जो है पैराग्राफ में आंसर देना होता है। छोटे छोटे पैरा बनाओ, लेकिन पैरा में लिखो। इस तरीके से देखो, ये जो है यहाँ पर टॉपर की आंसर शीट मैंने लगा रखी है। इस पूरे प्रश्न को जो है पॉइंट में भी किया जा सकता था, लेकिन पॉइंट में है नहीं है, कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरीके से पूरा पैसेज में लिखा गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी पैसेज में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट बातों को जो है अंडरलाइन भी किया गया है, देख सकते हो, है ना। तो कुछ इस तरीके से ही आपको आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट नहीं बनाने हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जैसे लाभ का, किसी हानि का, कोई प्रभाव वाला, तब आप जो है वहां पर कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बुक से उठकर आए हैं या वहां पर जरूरत नहीं है पॉइंट बनाने की, तो पॉइंट मत बनाओ जबरदस्ती। ठीक है, हमेशा आपको इस तरीके से पैरा में ही लिखना है। आगे बात करते हैं खंड घ की, जो होता है आपका रचनात्मक लेखन। ये आता है टोटल आपका 20 नंबर का। यहाँ पर आपके कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला आपका आता है अनुच्छेद लेखन, फिर आता है आपका पत्र, विज्ञापन लेखन, ईमेल लेखन। ठीक है, ये सारे आपके टॉपिक्स आते हैं। इनको करने का अलग अलग तरीका होता है। जब तक आप रचनात्मक लेखन में क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे अपनी, तो फिर आपका आंसर कैसे अच्छा जाएगा। आपको अपनी तरीके से उसका फॉर्मेट अच्छा बनाना है, अच्छे से अपने शब्दों का ध्यान रखना है। चाहे पत्र हो गया, अनुच्छेद हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, वहां पर आपने कैसी भाषा, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा है, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाता है।
देखो, जब भी आपका अनुच्छेद लेखन आता है किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, उसके अंदर पॉइंट्स बनाने लग जाते हैं। नहीं, आपको हमेशा अनुच्छेद लेखन एक पैराग्राफ में लिखना होता है, कुछ इस तरीके से। और हमेशा जो क्वेश्चन पेपर में ये जो संकेत बिंदु दिए गए हैं, इनका पीछा करना होता है। ये हमारा यूनिवर्सल हैक है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई सा भी अनुच्छेद लेखन आ जाए, हमेशा आपको इन संकेत बिंदु का पीछा करना है, इनका पीछा नहीं छोड़ना है आपको, इनकी पूंछ बनकर आगे चलता ही रहना है इनके साथ साथ, ठीक है। तो संकेत बिंदु का पीछा करना है। कभी भी आपको पैराग्राफ के अंदर सब हेडिंग, सब पॉइंट नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसे शब्द बता रही हूँ, अगर आप इनका यूज करते हो अपने पैराग्राफ के अंदर जहाँ पर जरूरी हो, तो क्या होगा, आपका वो अनुच्छेद लेखन और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। जैसे प्रासंगिकता, दुष्प्रभाव, अनिवार्यता, सराहनीय, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आपको अनुच्छेद लेखन के अंदर कुछ भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने शब्द को बहुत ही लाइट रखोगे, नंबर तो मिलेंगे लेकिन आपके 6 में से 6 नंबर ना मिले, ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या करना है, आपको शब्द का ध्यान रखना है, भाषा अच्छी होनी चाहिए। उसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट होता है वो आता है आपका पत्र। आपका औपचारिक, अनौपचारिक दोनों तरीके के पत्र होते हैं और दोनों ही पत्र को लिखने का अपना अलग अलग फॉर्मेट है। मैंने आपको पत्र को किस तरीके से लिखते हैं, कैसे उसकी स्टार्टिंग करनी चाहिए, उसके लिए पूरा एक फॉर्मेट बना दिया। कैसा भी पत्र आ जाए, चाहे औपचारिक का हो चाहे अनौपचारिक का हो, दोनों का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, स्टार्टिंग जो मेन बॉडी होती है ना, उसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है, वो कहाँ पर कैसे होगी, एंडिंग कैसे करनी है, हर एक चीज जो है आपको यहाँ पर बता दी है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल लेखन और शावृत लेखन। 5-5 नंबर के होते हैं। आपको इन दोनों में से सिर्फ एक ही करना होता है। तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ईमेल लेखन कीजिए। ईमेल लेखन बहुत आसान होता है, ठीक है। जिस तरीके से पत्र में चीजें लिखी जाती हैं भाई, वो आपका लेटर राइटिंग है। जो हमारा ईमेल लेखन है वो हमारा डिजिटली है। डिजिटली हम किसी को जो है मतलब एक तरीके से इन्फॉर्म कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग जाता है, लेकिन लिखने का तरीका तो चीजें वैसी रहेंगी। तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। नेक्स्ट आता है आपका विज्ञापन लेखन और आता है आपका संदेश लेखन। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको हमेशा विज्ञापन लेखन करना बहुत आसान होता है। बस सिंपल 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। जब भी विज्ञापन लेखन करो, एक बॉक्स बना दो। बॉक्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉक्स में बंद करो, एक छोटी सी कोई भी जो है ड्राइंग बना दो, अच्छा सा स्लोगन लिख दो, ठीक है। तो आपको जो है 4 में से 4 नंबर मिलने पक्के हैं। बस कुछ इसी तरीके से आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि हिंदी का पेपर इतना ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा लेंथी होता है, इतनी सारी चीजें लिखनी होती हैं, तो आखिर हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। देखो, जब भी आप हिंदी का पेपर करते हो तो हमेशा आपको सबसे पहले जो आपको सेक्शन करना होता है वो होता है, या तो आप गा सेक्शन कीजिए या आप जो है अपना घा सेक्शन कीजिए, ठीक है, यानी कि रचनात्मक लेखन वाला। मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आंख बंद कर कर आपको रचनात्मक लेखन का ही सेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अनुच्छेद लेखन है, पत्र है, ईमेल है, विज्ञापन है, ये सारी चीजों का फॉर्मेट आपने पहले ही अच्छी तरीके से रट लिया है, अच्छे से याद कर लिया है। तो आप जो है अपने आंसर शीट की स्टार्टिंग के जो उत्तर होंगे वो एज इट इज अच्छे लिखोगे, बढ़िया लिखोगे, तो आपके आगे के क्वेश्चन की चेकिंग अच्छी तरीके से होगी। इसलिए हमेशा आपको पहले घा सेक्शन करना चाहिए, फिर उसके बाद ग सेक्शन करना चाहिए, उसके बाद आप का और खा में से कोई भी जो आपको पहले अच्छे से आता है वो करना है। कभी भी आपको व्यवहारिक व्याकरण यानी कि खा सेक्शन नहीं करना है। ग्रामर में बच्चों की बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। गद्यांश वाले जो आप पठित गद्यांश है, वहां पर बच्चे जो है लैग कर जाते हैं, गलतियां होती हैं, नहीं निकाल पाते हैं सही आंसर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, आपको एग्जाम से पहले आंसर शीट देखनी है। सभी टॉपर किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आपका और लोगों से अच्छा आंसर हो। कब आपको कौन सी लाइन छोड़नी है, कहाँ पर अंडरलाइन करना है, कैसे कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, अगर ये सब नहीं आता है तो पहले आप आंसर शीट चेक कीजिए, मार्किंग स्कीम चेक कीजिए, ठीक है। तभी जाकर आप जब एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा। डर जब लगता है जब आप तैयारी करके नहीं जाते हो। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आपको हर एक सेक्शन को करने का तरीका, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपके जो है लिटरेचर पार्ट हो, ग्रामर पार्ट हो, या आपका गद्यांश वाला पार्ट हो, या रचनात्मक लेखन का पार्ट हो,
हर एक सेक्शन को करने का तरीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको इस पूरी पीडीएफ के अंदर दे दिए हैं और इसको पढ़े बिना आपको एग्जाम के अंदर नहीं जाना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कर लेना एग्जाम से पहले। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस बार हिंदी के अंदर आप सभी को आग लगाकर आनी है, क्योंकि हिंदी के बिना 95% आपके नहीं आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।